नमस्कार दोस्तों, मैं सोना दादी स्वागत करती हूँ आपका जीनी स्टडी क्लासेस में। हम कर रहे हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर के जनरल साइंस का कोर्स, वो भी सिर्फ 30 दिनों में। और अगर मैं कहूँ कि 30 नहीं, सिर्फ 25 दिन, क्योंकि ये कोर्स हमारा जल्दी हो जाएगा। हम इस बचे हुए टाइम में पीवाईक्यूज करेंगे। अब हमारे 19 दिन का कोर्स तो हो चुका है, 19 डेज का, और जो मेन टॉपिक्स थे हमने सारे कर लिए। अब आज एक टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद 3-4 छोटे मोटे टॉपिक बचेंगे। वो इतना टाइम टेकिंग नहीं है और ना ही इतने लेंदी हैं, वो फटाफट से हो जाएंगे आपके वन शॉट में। ठीक है, तो फटाफट से इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और ये टॉपिक जो मैं आज करवा रही हूँ वो भी इतना लंबा नहीं है कि आप उसमें 1-1.5 घंटा लगाएं और बहुत ज़्यादा इसको टाइम दें। आप थोड़ा सा टाइम में सफिशिएंट, आई थिंक हाफ आवर तो मैक्स है मेरे हिसाब से, इसको कर सकते हैं। इसमें मेनली कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, बस उसी में से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। ठीक है, देखिए, अब है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। क्या होता है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन? ये जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन एक्चुअली होता क्या है। तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जैसे नाम से ही आ रहा है कि प्राकृतिक संसाधन, वे संसाधन जो हमको प्रकृति से मिले हैं, यानी हमने उनको नहीं बनाया, ह्यूमन मेड नहीं है, मैन मेड नहीं है, वो नेचर से हमको मिले हैं, है ना। उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। वो हमारे लिए आवश्यक होते हैं और हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो। जैसे कि जल है, हम पीते हैं, हाई हवा है, हम सांस लेने के लिए यूज लेते हैं, या पेड़ों से कोई उत्पाद है, जैसे वन है, वन से जो भी चीजें हमको मिलती है वो भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन ही। हम तो बना नहीं रहे उसको, वो तो ऑटोमेटिक ही उग कर रही है, तो वो प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। ठीक है, अब इस ये इंपॉर्टेंट, तो आपने समझ लिया प्राकृतिक संसाधन क्या, इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट है इसके टाइप्स। ये 2 टाइप्स है इसके, नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन। देखते हैं, फर्स्ट है नवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन वे हैं जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे कि वायु, जल, वन, सूर्य का प्रकाश, यानी जो कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, उनको नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। वो कभी फिनिश नहीं होते, वो हमें मिलते रहते हैं। जैसे हम सूर्य का प्रकाश काम ले रहे हैं, वो वापस बनता है, उतना होता है। हवा एनवायरमेंट में हमको पूरी मिलती है, उनको तो कहते हैं नवीनीकरण संसाधन, यानी जो अथाह है, कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होंगे। अब ये क्या है कि इसके जस्ट अपोजिट एक दूसरा है अनवीनीकरण संसाधन। अब इनका क्वेश्चन बनने के चांस है कि कौन से नवीनीकरण है, कौन से अनवीनीकरण है। अनवीनीकरण संसाधन किसको कहते हैं? जो सीमित होते और बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम। देखिए, कोयला, पेट्रोलियम एक प्रकार से क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन होते हैं। क्या होते हैं जीवाश्म ईंधन? जो जीव होते हैं ना, जो जीव के अवशेष होते हैं, वो दब जाते हैं, उसके ऊपर पत्थर आ गया, उसके ऊपर परत दर परत बनती जाती है लाखों वर्षों तक, और उस पर क्या आता है? प्रेशर आता रहता है। यानी इतने प्रेशर सहन करने के बाद लाखों वर्ष तक वो बनते हैं। क्या बनते हैं? कोयला और पेट्रोलियम। यानी कितने प्रीसियस होते हैं, इनको हमको इसीलिए कहते हैं सीमित यूज लेना चाहिए, ढंग से यूज लेना चाहिए, अंधाधुन उसका यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये क्या है? अनवीनीकरण संसाधन, एक बार खत्म हो गए तो उसके बाद वो बनने में लाखों वर्ष लगाएंगे, वो वापस इजीली रिन्यू नहीं होते हैं। जबकि नवीनीकरण संसाधन जैसे सोलर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश है, मतलब वायु है, जल है, वो इजीली अवेलेबल हो जा रहे हैं। बट कोयला, पेट्रोलियम है, हमको इजीली अवेलेबल नहीं होते। ये अनवीनीकरण। तो एक इनका डिफरेंस ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट ये। फिर संसाधनों का क्षय, ये तो आपको ऐसे ही पता है कि क्षय क्या होता है। एक तरह से इसकी संसाधनों की मात्रा या गुणवत्ता में कमी को क्षय कहते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या है? ये भी कोई टफ नहीं है कि अत्यधिक उपयोग संसाधनों के क्षय का प्रमुख कारण है। दूसरा वनों की कटाई है, औद्योगिकीकरण और जनसंख्या वृद्धि भी है, ये प्रदूषण भी है। करेक्ट है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। इसके साथ इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है, ये गंगा नदी में जल प्रदूषण का स्तर अधिक होने से 1985 में जीएपी आया था। देखिए, मेरे पास क्या है, आरबीएससी की और एनसीईआरटी की पुरानी बुक्स भी है और नई बुक्स भी है। तो जो पुरानी बुक्स थी उसमें जब ये गंगा प्रदूषित हुई थी तो ये शायद चैप्टर ऐड हुआ होगा। तो 1985 में उस वक्त गंगा प्रदूषण के लिए प्लान आया था। कौन सा? गंगा एक्शन प्लान, जीएपी, गंगा एक्शन प्लान, जीएपी, इसकी फुल फॉर्म सीबीएसई में पूछी हुई है। ठीक है, तो गंगा एक्शन प्लान जो होता है जीएपी, वो इसके लिए लागू हुआ था, कि इसके लिए? गंगा प्रदूषण के लिए। ठीक है, अब ये प्रदूषण क्या था? क्या हुआ था कि गंगा में कोलिफॉर्म नामक जीवाणु का स्तर बढ़ गया था, और वो क्या करता है? वो मनुष्य की आंत में पाया जाता है और मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है। तो ये जल को प्रदूषित करता है, यानी जल में कोलिफॉर्म नामक जीवाणु जल को प्रदूषित करता है और मनुष्य की आंत में रहता है और उसको नुकसान पहुंचाता है मनुष्य को। तो ये जब बढ़ गया था तो जीएपी आया था। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान। उसके बाद 2016 में नमामि गंगे कार्यक्रम भी लागू हुआ गंगा की सफाई के लिए। वो वैसे 2014 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था और 16 में ये लागू हुआ था। ठीक है, इसके लिए ये कार्यक्रम राष्ट्रीय मिशन फॉर क्लीन गंगा को इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए स्थापित किया गया था। किसको? एनएमसीजी को।
ये इंपॉर्टेंट नहीं, सिंपल नॉर्मल आप जीएपी और नमामि गंगे याद रखना, मेन ये है इंपॉर्टेंट। कॉलीफॉर्म, ये वाला क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर में 2012 में जो है वो आया हुआ है। कॉलीफॉर्म नामक जीवाणु कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की आंत में पाया जाता है। आ सकता है कॉलीफॉर्म नामक जीवाणु किसको प्रदूषित करता है? वायु को, हवा को, किसको, सॉरी वायु को या जल को? तो जल को प्रदूषित करता है। ठीक है, ये नेक्स्ट है संसाधनों का संरक्षण। इसके लिए देखो 5R प्रिंसिपल, ये 3R प्रिंसिपल नहीं है, 5R है। क्या है कि पहले जो था ना वो 3R प्रिंसिपल चलता था, ये 3R थे, अब फिर 2 ऐड हो गए, टोटल 5R बन गए। ठीक है ना, टोटल कितने 5R प्रिंसिपल से। फर्स्ट है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये 3 थे। फिर ऐड किया हुआ रिफ्यूज और रिपर्पस और रिपेयर। मेन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए क्वेश्चन इसी पे बनते हैं, है ना, इसको लेकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। रिपर्पस यानी रिपेयर, वापस उसको यूज करना, ठीक है, मरम्मत करके उसका। ये 5R सिद्धांत हो गए। यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिखा है, 5R सिद्धांत है, 3R नहीं है। आजकल 5R चलते हैं। 2022 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 5R सिद्धांत को लेके। इन्होंने 3 से 4 सिद्धांत दिए थे और बोला था इसमें से कौन नहीं है, तो 3 राइट थे और 1 रॉन्ग था, है ना। ये सेम टू सेम लाइन, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज और रिपर्पस, ये 4 थे। ठीक है, तो रिड्यूस का अर्थ क्या है? संसाधनों का कम से कम उपयोग करना। और रीयूज में सेकंड नंबर मुझे इसे लेना चाहिए था। रीयूज का अर्थ है वस्तु को बार बार यूज लेना। रिसाइकल मतलब अपशिष्ट को नई वस्तुओं में बदलना। जो कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, उससे नई वस्तु बनाना, उसको कहते हैं अपन रिसाइकल करना। रिफ्यूज यानी मना कर देना, अनावश्यक वस्तुओं के लिए मना कर देना। और पुनः प्रयोजन, देखिए ये वर्ड ज्यादा आता है फंसाने के लिए ना, मरम्मत रिपेयर वाला कम आता है, रिपर्पस वाला ज्यादा आता है। रिपर्पस आया तो मैं इसलिए आपके समझाने के लिए, रिपर्पस यानी रिपेयर, एक तरह से आपको ध्यान में रहेगा। तो पुनः प्रयोजन का मतलब क्या होता है कि वस्तु को नए तरीके से उपयोग में करना। जैसे अपने प्लास्टिक के टीन के खाली डब्बे बचते हैं तो हम उसको पोर्ट के रूप में काम लेते हैं ना, छोटे छोटे डब्बे बचते हैं तो उस पर कलाकारी करके उसको पोर्ट बनाते हैं, उसी को रिपर्पस कहते हैं एक तरह से। ठीक है, 5 याद हो गया आपको? क्या था? फर्स्ट था रिड्यूस, फिर रीयूज, फिर रिसाइकल, ये 3 तो पहले थे, फिर रिफ्यूज और रिपर्पस बाद में ऐड हुआ। ये आपको ऐसे ही अंगुलियों पे 5 याद रहना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट था, नवीनीकरण अनवीनीकरण वो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फिर है वन और वन्य जीव। क्या है ये? वन जैव विविधता के विशिष्ट हॉटस्पॉट स्थल है, विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जितने भी प्रकार के प्लांट है उनकी जातियां, और मनुष्य, जानवर, जितने भी जीव है एक तरह से उनकी जातियां जैव विविधता में आती है। जैव विविधता मतलब जीवों की विविधता एक तरह से, मतलब उनके डिफरेंट प्रकार बहुत सारे। और इंडिया में बहुत सारी जैव विविधता, मतलब बहुत प्रकार के प्लांट, बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ये जैव विविधता होती है। और ऑफकोर्स जैव विविधता सबसे अच्छी कहाँ पे होगी? वनों में होगी। तो जैव विविधता का वन जो होते हैं ना वो हॉटस्पॉट होते एक तरह से, है ना। ठीक है, अब ये वन क्या करते हैं? पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकते हैं, बिल्कुल रोकते हैं। और जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। ठीक है, ये नॉन है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ नॉर्मल सारी चीजें सबको आती हैं, वो उतना डीपली पढ़ने वाली चीज नहीं होती, नॉर्मली भी आती है सबको कि ये प्रदूषण नहीं करना चाहिए, मृदा हमको पेड़ लगाने चाहिए, ये करना चाहिए, वो तो सिंपली भी आता है हमको। इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट ये था, पीछे छूट गया शायद, ये स्टेक होल्डर, हितधारक। अब वहां बुक में इस तरह स्टेक होल्डर हिंदी में लिखा हुआ, स्टेक होल्डर, तो आप स्टेक होल्डर नाम ही याद रखना। ठीक है, हितधारक आ जाए तो वेल एंड गुड, वरना ये नाम पता होना चाहिए स्टेक होल्डर, क्योंकि इनमें 4 प्रॉपर नंबर लगा के दिए हुए स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। स्टेक होल्डर्स होते क्या है? जो वनों पर अपनी जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहते हैं, उनको स्टेक होल्डर्स कहते हैं। ठीक है, अब 4 स्टेक होल्डर्स है वन के लिए। कौन से? एक तो वन के अंदर और उसके आसपास रहने वाले सभी लोग जो अपनी आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं, वो तो ऑफकोर्स होंगे। सेकंड, सरकार या वन विभाग जो वन के संरक्षण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होती है, डन। थर्ड, उद्योगपति। आपको लग रहा होगा उद्योगपति स्टेक होल्डर कैसे? क्योंकि वो सरकार से परमिशन लेके काम करते हैं, क्योंकि वो वनों के उत्पादों का उपयोग उद्योगों में करते हैं और परमिशन लेके करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि तेंदुपत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है, तो वो उद्योगपति करते हैं, वो उद्योगी एक तरह से। ठीक है, ये थर्ड 3 ये हो गए। चौथा कौन सा? वन जीव पे, वन्य जीवन प्रेमी या पर्यावरण प्रेमी, वो भी स्टेक होल्डर में आते हैं। जिनको पर्यावरण संरक्षण करना है, जो किसी को बहुत संरक्षित करते, ध्यान रखते हैं, वो स्टेक होल्डर में आते हैं। ठीक है, वो वनों और जीव जंतुओं की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। तो इन चारों के नाम आप याद रखना। पहला, वन के आसपास या वन के अंदर रहने वाले लोग। सेकंड, सरकार या वन विभाग। थर्ड, उद्योगपति होते हैं। चौथे, वन्य जीवन प्रेमी या पर्यावरण प्रेमी कह सकते हो। ठीक है, अब ये पर्यावरण प्रेमी जो वर्ड आया ना, उसके लिए अपने राजस्थान में हुआ है कि राजस्थान के विश्नोई समाज के लोगों ने अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 में जोधपुर के खेजड़ली गांव में पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उस वक्त चिपको आंदोलन बहुत चला हुआ था। इस घटना में 363 लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। आपको पता होगा कि अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिलता है आजकल इसी अमृता देवी, इनकी नाम के ऊपर ही।
ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बलिदान था एक तरह से। ये एक तरह से वन पर्यावरण प्रेमी ही और क्या है, उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए जान तक दे दी थी। ठीक है, अब ये सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि वर्तमान में संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता ना हो। कुल मिला के हमको यूज इस तरह से करना है वर्तमान संसाधनों का कि को खत्म ही नहीं हो जाए। ऐसे नहीं कि खत्म हो गया, आगे तो किसी के लिए बचे ही नहीं है ना। आगे भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचा के रखना है। ऐसा नहीं कि हम काम ले रहे हो 100 सालों में वो खत्म हो जाएंगे, तो फिर आगे की पीढ़ियां क्या करेगी। इसीलिए सतत विकास का मतलब ये हुआ कि वर्तमान में संसाधनों का उपयोग हम कर सकते, पर इस प्रकार करना है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बचाया जा सके, यानी उनको आवश्यकताओं से समझौता न करना पड़े, उनको ये टेंशन नहीं हो कि अब हम क्या करें। उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब सभी के लिए जल, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ रहे जल संरक्षण एक तरह से। ठीक है, अब जो पृथ्वी पे जल है ना वो है 71%। आपको पता पूरे वर्ल्ड में 71% पार्ट जल है, बट दिक्कत ये है कि 2.5% जल ही मानव यूज में ले सकता है, क्योंकि जो पीछे बचा हुआ 97.5 है ना वो लवणीय होने के कारण अनुपयोगी है, उसको यूज नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है, तो पीने पानी तो बहुत है, बट काम लेने योग्य पानी कितना, ओनली 2.5% है। अब वाटर कंजर्वेशन यानी जल का संरक्षण कैसे करते हैं, बहुत सी तरीके हैं जल संरक्षण के लिए। जैसे बांध का निर्माण हो सकता है, पारंपरिक तरीके मैंने आपको उनमें भी पढ़ाया है, ये TKS में है ना, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम में भी, कि जल संचयन के पारंपरिक तरीके हैं कुछ। खड़ीन और खादिन उस वक्त मैंने बताया था कि जैसे पेड़ की ढलान है, उसके ऊपर जो पानी आ रहा है वो नीचे यहाँ पर बाउंड्री बना के उसको रोक लिया जाता है पानी को, फिर वो भूमि में चला जाता है, पूरा दलदली जमीन हो जाती है, उसी के अंदर खेती की जाती है। तो खड़ीन और खादिन खेती के लिए राजस्थान में बहुत ज्यादा फेमस है ये चीज, है ना। ये होती है, वर्षा जलों को खेतों में रोक कर यूज लेकर वहां पे खेती भी की जाती है। सेकंड तालाब, थर्ड तालाब है, झील है, बावड़ी भूमिगत जल संचयन होता है। जोधपुर में बावड़ियाँ बहुत सुन मिलती है, जो सीढ़ियाँ लगाई हुई रहती है ना ऐसे अंदर की तरफ जाने के लिए, उसमें बावड़ियों में जोहड़ होते हैं, टोबा होता है। ये सब नाम ही आपको ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, कि ये जल संरक्षण की विधियां हैं, इंपॉर्टेंट ये चीज है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें थी जो मैंने स्किप की है, कि हमको क्या करना चाहिए, जल का संतुलित उपयोग करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सबको पता है क्या क्या करना चाहिए वो। और वो सिंपल पॉइंट से, ऐसे कोई टिपिकल पॉइंट नहीं कि उसमें घुमा के कोई क्वेश्चन पूछा जा सके। इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, कोयला और पेट्रोलियम। देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मैं जो नोट्स आपको दे रही हूँ, मैं जो आपको करवा रही हूँ, वो ऑलरेडी एक लिमिटेड मटेरियल है। आप उसको और लिमिटेड बनाने की कोशिश मत करना, उसको और स्किप मत कर देना कि हम ये छोड़ देते हैं वो पढ़ लेते हैं। वो लिमिटेड है, आप आराम से पढ़ सकते हो। और मेरे जो नोट्स हैं वो दोनों मीडियम में अवेलेबल होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। इन केस आप हिंदी में कहीं फंस जाओ तो इंग्लिश में देख सकते हो, इंग्लिश में कहीं फंसो तो हिंदी में देख सकते हो। ईजिली वो दोनों समझने लायक होते हैं। और मैं साथ साथ बता दूं कि मेरे नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हर डिस्क्रिप्शन में दिया होता है हर वीडियो के। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपन कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। तो क्या है जीवाश्म ईंधन, मैंने आपको बताया था कि जीवों के जो अवशेष है वो नीचे दब जाते हैं पत्थरों के, मिट्टी के नीचे, फिर लाखों वर्ष तक उनके ऊपर और परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत पत्थर मिट्टी सब आते रहते हैं। तो सोचिए कितने वर्षों तक वो उसमें प्रेशर में रहता है, और उस प्रेशर के कारण फिर क्या बनते हैं वो ईंधन, जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम बनते हैं। तो इसीलिए इनको जीवाश्म ईंधन, क्योंकि जीवाश्म से बनते हैं एक तरह से। ठीक है, ये लाखों वर्ष पहले बने थे, नहीं ये थोड़ा लाइन रॉन्ग है, ये लाखों वर्ष लगते हैं इनको बनने में। ठीक है, ये अनवीनीकरण संसाधन है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, है ना। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्मों के अपघटन से लाखों वर्षों पहले बने हैं। ठीक है, यदि हम इनका अत्यधिक उपयोग करेंगे तो भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, इसलिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता है। ये लाइन मैंने थोड़ी बहुत डाली तो है, वरना मैंने काफी स्किप करना चाहती हूँ। ये सिंपली चीज है जो ऐसे बता दिया जाए। अगर मैं आपको बता देती हूँ कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म के अपघटन से लाखों वर्ष पहले बनते हैं, तो ये नोन है कि हम उसका ज्यादा यूज नहीं करेंगे, वो खत्म हो जाएंगे, ये तो नोन चीजें होती है ना। अब देखिए कोयला और पेट्रोलियम हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम कोयला देख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोयला के प्रकार पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक्चुअली कोयला होता क्या है, मेनली वो कार्बन से बना होता है, इसीलिए काला होता है ना, कार्बन काला होता है, वो कार्बनिक यौगिक होता है। तो उसके उसमें कार्बन उसके यौगिकों से मिलते बनता है। कार्बन उसके यौगिक में क्या हो सकते हैं, यौगिक का मतलब क्या है कि कार्बन के अलावा उसके अंदर कोई और परमाणु होगा। कार्बन क्या है, कार्बन एक परमाणु है, सी ओनली। और यौगिक क्या होगा, जैसे CH4 लगा दूं आगे तो ये क्या बन जाएगा, यौगिक, है ना, क्योंकि इसके साथ H भी है और C भी है, दो परमाणु हो गए। तो एक से दो से अधिक जो परमाणु मिलके बनेंगे वो यौगिक होते हैं। तो कोयला में क्या है, कार्बन भी है और उसके यौगिक भी है। अब यौगिक में H भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, जैसे इसमें हाइड्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी होते हैं, ऑक्सीजन और गंधक भी होते हैं, यानी कार्बन के साथ साथ इसमें ये सब भी होते हैं कोयले में। बहुत थोड़े से अमाउंट में, बहुत लिटिल अमाउंट में। मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो किससे बना होता है, कार्बन का, ओनली प्योर कार्बन का। इसीलिए तो कोयले काले होते हैं।
ठीक है। अब कोयलों के प्रकार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नमी रहित कार्बन की मात्रा के आधार पर ये प्रकार है ना, कार्बन की मात्रा इंपॉर्टेंट है, इसको आप आराम से अच्छे से देखना क्योंकि क्वेश्चन उठने का अच्छे चांस रहते हैं। इसमें देखो सबसे पहले एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट ए से लिख देती हूँ मैं, एंथ्रासाइट ए यानी सबसे अच्छा कोयला है ना, ए अच्छा कोयला है, सर्वोत्तम कोयला और कठोर कोयला है, सबसे अच्छा इसीलिए हार्ड है, आराम से जलेगा। अब देखिए इसमें 94 से 98% तक कार्बन होता है, ये परसेंटेज किसका लिखा हुआ है, कार्बन का है, कार्बन की मात्रा है। कितना अच्छा कार्बन, बहुत हाई अमाउंट में, थोड़ा बहुत बचा कुचा पार्ट बाकी के यौगिक या अशुद्धियां हो सकती है, यानी ये जब जलेगा तो बहुत ही अच्छी ऊर्जा देगा और बहुत कम धुआं देगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर 94 से 98% तक है इसमें, यानी बहुत ही अच्छी ये क्या देगा, ऊर्जा देगा, उष्मा देगा, जो भी है इसको जलाने पे एनर्जी देगा एक तरह से, और बहुत ही कम धुआं देगा क्योंकि इसमें अच्छा कार्बन है तो बहुत अच्छे से जलेगा। ठीक है, एंथ्रासाइट ए हो गया। फिर है बिटुमिनस, बिटुमिनस बी, और ये क्या है, ब्लैक कॉल है, बी है ना, बिटुमिनस ब्लैक कोयला है यानी काला कोयला है। अब इसमें परसेंटेज देखो 78 से 86%, यानी सबसे बेस्ट एंथ्रासाइट हो गया, ए बी ऐसे भी याद रख रहा, ए फिर बी फिर बाद में बिटुमिनस हो गया। उसके बाद सी लिग्नाइट, एल को हम भूरा कोयला कहते हैं, इसमें मैं कोई ट्रिक नहीं लगाऊं कि भूरा कोयला को बी लिख दूं, है ना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिखूंगी। आप इसके ये दो होने के बाद पीछे के दो आराम से याद हो जाएंगे। ये याद रख सकते हो, ABLP, एंथ्रासाइट, बिटुमनी, लिग्नाइट और पीट, ये इस सीक्वेंस में याद रखना, ABLP। तो आपको सीक्वेंस याद रखिए, अगर ऐसे भी पूछे किसमें सबसे ज्यादा है तो आप याद करोगे, कितने परसेंटेज याद नहीं है तो भी इस सीक्वेंस से आपको पता रहेगा, इस सीक्वेंस से कि सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट है, फिर बिटुमिनस है, फिर लिग्नाइट है, फिर पीट है। देखो लिग्नाइट में तो बहुत ही कम है, 28 से 30%, इसीलिए इसको भूरा कोयला कहते हैं। जलाते तो उष्मा कम और धुआं ज्यादा देते हैं, है ना, क्योंकि धुआं देंगे भूरा कोयला तो, काला कोयला तक तो ये धुआं कम देते दोनों फिर भी, पर ये तो काफी अच्छा देते हैं। ठीक है, फिर है पीट यानी कच्चा कोयला जिसको हम कहते हैं, इसमें सिर्फ 27% तक कार्बन होता है, बनना शुरू होते हैं लगभग जब, तो ये पीट होता है। ठीक है, ये चारों समझ में आ गया, क्या था, ABLP। अब ये फिंगर्स पे याद होने चाहिए आपको। ठीक है, परसेंटेज आप याद रखे ना रखे, सीक्वेंस जरूर याद रखना, वैसे भी याद रह जाते हैं परसेंटेज भी, 90 के आसपास ये है, 70 से 80% आसपास ये, 28 से 30 ईयर बच्चे 30 से कम जो है वो पीट होता है। अब इम्पोर्टेंट ये भी है, मैंने आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों मिक्स करके बना दिए, कहीं कुछ छूट नहीं जाए इसलिए। एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स थे नहीं, जबकि क्वेश्चन पूछा हुआ है ये वाला, आरबीएससी के किताब से ही मैंने लिया, बुक से, है ना। हवा की अनुपस्थिति में 1000 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर, देखो ये जो कोयला है ना वो किस में बदल जा रहा है, कोलतार में, कोल गैस में और अमोनिया में। इसको हम क्या कहते हैं, कोयले का शुष्क आश्वासन कहते हैं। अब आप ये कोयला ही बदलता है हवा की अनुपस्थिति में, इतना भयंकर हीट, देखो टेम्परेचर देखिए आप, इतने भयंकर टेम्परेचर पे गर्म करने पर कोलतार, कोल गैस और अमोनिया मिलता है। ठीक है, नॉर्मल लाइन लर्न रखनी है आपको। अब कोयला और पेट्रोलियम का दहन, और ये दहन तो मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं कितनी बार इस दहन को पढ़ा चुकी हूँ आपको, आई थिंक आपको पता चल गया होगा। पूर्ण दहन से CO2 बनती है, अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अपूर्ण दहन मतलब ऑक्सीजन कम होगी और पूर्ण दहन मतलब ऑक्सीजन ज्यादा होगी। अब दहन है मतलब ऑक्सीजन डेफिनेटली है, तभी दहन हो रहा है। तो कोयला और पेट्रोलियम के दहन में क्या होता है कि कोयला और पेट्रोलियम जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड जल उसके साथ साथ क्या निकाल रहे, देखिए, क्योंकि कोयले में नाइट्रोजन और सल्फर के भी अंश होते हैं थोड़े बहुत, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनाते हैं और सल्फर ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो बता दूं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह बहुत ही पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। अब देखिए, अपूर्ण दहन की स्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और पूर्ण दहन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको ये चीज रटी गई होगी अब तो, है ना। तो अपूर्ण दहन की स्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जो विषैली गैस है, उसके साथ ही जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 है, सल्फर के ऑक्साइड सल्फर S से लिखते हैं, SO2 या SO3, ये भी उसके ऑक्साइड है ना। ऑक्साइड मतलब साथ में ऑक्सीजन एक तरह से। ठीक है, ये सब पॉइजनस होते हैं, तो याद रखना, अपूर्ण दहन में क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, पूर्ण दहन में कार्बन डाइऑक्साइड। इन गैसों के कारण वायु का प्रदूषण होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ये वैश्विक तापमान की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। कैसे, क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे। ये जैसे पृथ्वी अपनी है ना, पृथ्वी की सतह है ये, अब यहाँ से सूर्य की किरणें आ रही है, यहाँ से आती है, अब ये यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी और टकरा के जाएगी वापस, जैसे ये टकरा के इधर गई, ये टकरा के यूं गई, ये टकरा के यूं गई, या टेढ़ी, इससे टेढ़ी भी जा सकती, कहने का मतलब टकरा के पृथ्वी की सतह से वापस जाएगी। बट जब CO2 बढ़ जाता है ना तो क्या होगा, एनवायरमेंट के चारों तरफ एक परत बन जाती है CO2 की। ये क्या करता है, ये किरणों को आने तो देगा पृथ्वी पे, सूर्य की किरणों को, या हाँ ना, उसको जाने नहीं देता वापस, ये जाने नहीं देता, तो क्या होता है, पृथ्वी पे हीट बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो किरणें आ रही जाएगी वापस,
जाती रहेगी परावर्तित होकर, तब तक तो कोई बात नहीं, गर्म होगी, ठंडी होगी, वापस फैल जाएगी। पर ये CO2 एक तरह की परत बना देता है जो इनको यहाँ पे ट्रैप कर देता है, बंद कर देता है, कैद कर देता है, एक तरह से वापस जाने नहीं देता। इससे क्या होगा, यहाँ का पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। इसी को वैश्विक तापमान कहते हैं अपन, है ना। यानी विश्व का इससे तापमान बढ़ जाता है। उस वैश्विक तापमान के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया कि ग्रीन हाउस गैस क्यों है और कैसे वैश्विक तापमान बढ़ा रही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। जो सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड है वो अम्ल वर्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा कि जो ताजमहल है ना, उसका रंग व्हाइट से येलो होने लग गया। किस कारण, इसके कारण, अम्ल वर्षा के कारण। क्योंकि सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड अम्ल वर्षा में होते हैं, जो उसके पत्थर के ऊपर जब गिरते हैं ना, उसको येलो बना देते हैं। ये इतनी डेंजरस होती है। अम्ल वर्षा नाम से ही पता चल रहा है, एसिड एक तरह से, है ना। अम्ल एसिड है, तो एसिड तो किसी भी चीज पे गिरा हो तो नुकसान ही पहुंचाता है। तो एसिड रेन किसके कारण होती है, सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड। सेम टू सेम जो मैं लाइंस लिए ना यहाँ पर, ये हर लाइन में एक क्वेश्चन बना हुआ है। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही रैंडम उठाती हूँ, आपको पता है क्वेश्चन देख के ही उठाती हूँ मैं। तो ये हर एक लाइन पे क्वेश्चन बने हुए। अब देखिए, यदि इनका अत्यधिक उपयोग करेंगे तो भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। ये सब आपको पता है, इसको मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। इसलिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को खोजने की आवश्यकता है। जैसे कि पेट्रोल और डीजल के स्थान पर हमको बायोडीजल यूज लेना है। आपको पता है राजस्थान में बायोडीजल के लिए व्यावसायिक खेती भी शुरू की है। यानी खेती से जो कचरा भूस वो बनाते हैं ना, उससे बायोडीजल जल्दी बनता है, उससे वो बायोडीजल बनाते हैं। प्राकृतिक गैस के स्थान पर बायोगैस का उपयोग। अब आपके दिमाग में आया होगा कि प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में मीथेन होता है, तो फिर अंतर क्या है। मीथेन एक मेजर कंपाउंड है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम टू सेम है ना। प्राकृतिक गैस अलग होती है, बायोगैस अलग होती है। दोनों में मेजर कंपोनेंट जो होता है ना, मतलब सबसे प्रमुख घटक, वो कौन सा, मीथेन है। CH4 जिसको अपन लिखते हैं, मीथेन CH4 लिखते हैं ना, मीथेन है ये। मैं लिख देती हूँ, CH4 को ही हम मीथेन कहते हैं। ये प्राकृतिक गैस में भी होती है, बायोगैस में भी होते हैं। इनमें इनके परसेंटेज अलग है, उसके साथ जो कंपाउंड और होते हैं प्लस में, वो अलग अलग होते हैं। और प्राकृतिक गैस नेचुरली मिलती है हमको, जैसे जीवाश्म ईंधन है वो एक तरह से, जैसे कोयला पेट्रोलियम मिले ना, वैसे प्राकृतिक गैस है। जबकि बायोगैस को हम बनाते हैं गोबर के उपलों से वगैरह से, इनसे बनती है बायोगैस, बनती है, वो मैन मेड है, हम लोग बना सकते हैं। ये अंतर होता है दोनों में। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और बहुत छोटा सा आपको लगा होगा कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ईजी गोइंग हो गया है। ऐसे ही 2-3 चैप्टर है। आई थिंक एक बायोडाइवर्सिटी का जो चैप्टर होगा वो थोड़ा सा बड़ा है और याद रखने लायक है। बाकी 2-3 जो चैप्टर है वो बहुत ईजी फटाफट से हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप नए हो तो इस वीडियो के बाद मेरी जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर देखना, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।